नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं महादेवी वर्मा के एक भाषण की, जिसका शीर्षक है साहित्य, संस्कृति और शासन। दोस्तों, महादेवी वर्मा ने ये भाषण दिया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद में। उन्होंने इस भाषण में इस बात की ओर संकेत किया है कि साहित्य और संस्कृति का शासन सत्ताओं की नज़र में क्या स्थान है। क्या विकास की जो योजनाएं हैं, विकास का जो मॉडल है, उसमें शासन सत्ताएं साहित्य को और संस्कृति को कितना ध्यान देती हैं उसकी तरफ। क्योंकि आज़ाद भारत में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए हमारे विकास के मॉडल में, एक आदर्श गांव की परिकल्पना में ना तो पुस्तकालयों की कोई व्यवस्था है, ना ही अन्य सांस्कृतिक विकास के साधनों की। विकास के नाम पे सिर्फ गलियों में ईंटें बिछवा देना, पक्की करवा देना उनको, या नालियां बनवा देना, यही विकास ही विकास माना गया। भौतिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास की कितनी आवश्यकता है, जिसको शासन सत्ताओं को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो प्रस्तुत है दोस्तों साहित्य, संस्कृति और शासन। राज्यपाल महोदय के संबोधन में औपचारिक रूप से ही सही कुछ पंचवर्षीय योजनाओं का संकेत मिलता है। वैसे तो जब एक एक दिन में अनेक देशों के इतिहास बदल रहे हैं, जीवन के मान मिट बन रहे हैं, तब 5 वर्ष की लंबी अवधि का औचित्य भी विचारणीय है। पर इस लंबी अवधि की अपेक्षा रखने वाली योजनाओं में जिसका अभाव मुखर है, वह साहित्य, कला, संस्कृति और शिक्षा संबंधी योजना है। संबोधन में मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता जिससे जाना जा सके कि इस प्रदेश की सरकार के सम्मुख साहित्य, कला, संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में कोई निश्चित योजना भी है। सरकार की अन्य योजनाएं पूर्ण हैं, अपूर्ण हैं अथवा त्रुटिपूर्ण हैं। इस संबंध में मतभेद हो सकता है, पर जिस अत्यंत आवश्यक कार्यक्रम का अभाव है, उसके संबंध में मतभेद का स्थान नहीं। प्रत्युत किसी भी निर्माणोन्मुख प्रदेश में यह अभाव चिंता का कारण बन सकता है। उत्तर प्रदेश हमारे राष्ट्र का हृदय है, जिससे देश की दूर दूर तक फैली शिराओं में रस का संचार होता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिमी तटों तक जो संस्कृति व्याप्त है, वह गंगा, यमुना और सरस्वती के तटों पर पली और विकसित हुई है। सामंजस्य और समन्वय का जो स्वर हमारे साहित्य और दर्शन में प्रतिध्वनित होता आ रहा है, उसमें इस भूभाग के साधक सरस्वती पुत्रों के हृदय और बुद्धि का कितना योग है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। हम उसी धरातल पर खड़े होकर अपनी अनेक समस्याएं सुलझा सकते हैं, जिस पर तुलसीदास और कबीर, सूर और रैदास साथ खड़े हो सके थे, और जो साहित्य, कला साधकों तथा चिंतकों की भूमि है। अपने स्पर्श को मूल्यवान बना देने वाले पारस जैसे उत्तराधिकार को पाकर भी यदि हमारे पास उसके उपयोग के लिए कोई योजना नहीं हो सकती है, तो हमारे समकालीन चाहे भ्रम में पड़ जावें, पर आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। आज हिंदी जब राष्ट्रभाषा के पद पर अभिषिक्त हो चुकी है, तब हमारा कर्तव्य और भी गुरुतर और गंभीर हो जाता है। हम दीर्घकालीन दास्ता की गहरी तमिश्रा पार करके जागरण के द्वार पर पहुंचे हैं। हमारे सामने अभी धुंधला क्षितिज है, उस पर अब तक भविष्य का ऐसा सुनहला चित्र नहीं आंका जा सकता है जिसके अनुरूप हमें जीवन का निर्माण करना है। हमारी प्रतंत्रता हमारी विकासशील सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट करने में सहायता देती रही है, जैसा कि स्वाभाविक भी था। कोई भी विजेता किसी विजित जाति पर राजनीतिक विजय प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होता, वह तो सांस्कृतिक विजय भी चाहता है, और इसकी प्राप्ति के लिए वह विजित के हृदय और बुद्धि पर अधिकार पाने का प्रयत्न करता रहता है। हमारे विदेशी शासकों ने इस दिशा में जो सफलता पाई है, उसका प्रमाण हमें जीवन में पग पग पर मिल सकेगा। आज हम राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, पर हमारी मानसिक दास्ता अब तक दूर नहीं हो सकी है।
न हमारी बुद्धि जड़ता से मुक्त हो सकी है और न हमारी संकीर्णता से त्राण पा सकी है। परिणामतः हमारे सामने नवनिर्माण की कोई रूपरेखा नहीं है। हमारी राजनीति दलों में गतिशील है, हमारा धर्म रूढ़ियों में अचल है और हमारा समाज विषमता में मूर्छित है। हमें इस अंधकार के पार गंतव्य खोज लेना है, अन्यथा हमारी गति एक विषम वृत्त में होती रहेगी, जैसे कोल्हू के बैल की होती है, जो निरंतर चलते रहने पर भी कहीं नहीं पहुंचता। नवीन जीवन के स्वप्न अधिकारियों के आदेश से नहीं बनेंगे और न उन्हें सत्य के संकल्प फाइलों में बंद मिलेंगे। स्वप्न और यथार्थ, प्रेरणा और संकल्प तो इस देश के साहित्यकार, कलाकार, विद्वान और चिंतक ही दे सकते हैं, जो आज सरकारी योजनाओं में उपेक्षित हैं। वे ही नवीन राष्ट्र के अलिखित विधान के निर्माता हैं। मुझसे प्रश्न किया जा सकता है कि जब राष्ट्र के सामने खाद्य और वस्त्र जैसी आवश्यक समस्याएं हैं, तब साहित्य, कला, संस्कृति आदि के प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं? उनकी ओर ध्यान देने का हमें अवकाश ही कहाँ है? उत्तर में मैं निवेदन करूंगी कि जीवन की प्रगति सर्वांगीण होती है। हम यह नहीं कह सकते कि जब हम सांस ले रहे हैं तब विचार नहीं कर सकेंगे, जब विचार कर रहे हैं तब देखेंगे नहीं, और जब देख रहे हैं तब चल नहीं सकेंगे, क्योंकि देखने, सुनने, सोचने, विचारने, चलने के कार्य साथ होकर ही हमें सार्थक गति देते हैं। यदि हमारा शरीर चलता है और मन उसका साथ नहीं देता तो हम विक्षिप्त कहे जाएंगे, और यदि मन चलता है पर शरीर उसका साथ देने में असमर्थ है तो हम पक्षघात के रोगी कहे जाएंगे। स्वस्थ शरीर और मन के समान ही राष्ट्र का मानसिक और भौतिक विकास साथ चलता है। समस्याएं हमारे सामने ही नहीं, अन्य देशों के सामने भी हैं और थी, पर उनके कारण उनका मानसिक विकास नहीं अवरुद्ध हो गया। उदाहरण के लिए हम जीवन और मरण के संघर्ष में लगे हुए रूस और चीन को ले सकते हैं। युद्ध की स्थिति में भी चीन के साहित्यकार, कलाकार, विद्वान और जिज्ञासु सब खाइयों में, पर्वतों पर, वनों में अपना कार्य करते थे और शत्रु के आने का समाचार पाते ही पीठ पर पुस्तकें और कलाकृतियां बांधकर एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते थे। उस समय आरंभ किया हुआ कार्य आज वहां किस पूर्णता तक पहुंचा है, यह सब पर प्रकट है। इसी प्रकार रूस जब जीवन मरण के संघर्ष में उलझा हुआ था, तब भी उसके साहित्यकार, कलाकार कार्य कर रहे थे और उसकी विजय में उनका भी पर्याप्त योग है, जिन्होंने जूझने वालों को निराश नहीं होने दिया। अन्य गतिशील देश भी इसका अपवाद नहीं है। यह कहना साहित्यकार का अपमान करना है कि वह जीवन के संघर्ष में साथ नहीं दे सकता। जो जीवन को आदर्श देते हैं, स्वप्न देते हैं, अनुभूति देते हैं, वे तो जीवन के निरंतर साथी हैं ही। वे जीवन के मूल्यों की स्थापना भी करते हैं और उन मूल्यों की रक्षा के लिए जीवन की बाजी लगाने की प्रेरणा भी देते हैं। हमारा देश निराशा के गहन अंधकार में साधक साहित्यकारों से ही आलोक दान पाता रहा है। जब तलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो गया, तब भी तुलसी के कमंडल का पानी नहीं सूखा और सूर्य के एक तारे का स्वर नहीं खोया। आज भी जो समाज हमारे सामने है वह तुलसीदास का निर्माण है। हम पौराणिक राम को नहीं जानते, तुलसीदास के राम को जानते हैं। हमारे स्वतंत्रता के संग्राम में भी जिन्होंने राजनीतिक मोर्चे पर संघर्ष किया है, उनसे कम महत्व उन साधकों का नहीं है जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक निधियों की रक्षा का भार संभाला है। उस घोर संघर्ष में से जो कुछ वे बचा लाए हैं, उनका अभी मूल्यांकन नहीं हो सका है, पर इसमें संदेह नहीं कि उसके कारण हम साहित्य और संस्कृति में समृद्ध देशों के सामने मस्तक ऊंचा करके खड़े रह सकते हैं। जिन वाणी पुत्रों के स्वरों में हमारे पराजय क्लांत देश की अपराजित आत्मा बोलती रही है, उनका मूल्य घटाकर हम अपना ही मूल्य घटा देंगे। उनमें से अनेक आज भी, जब देश को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है, एक लोटा गंगा जल से अपने उपवास का पारायण करते हैं और उनके मस्तक पर झोंपड़ी की छाया भी नहीं है। पर उनकी पुस्तकों पर शोध का कार्य हो रहा है और उनके श्रद्धालु पाठकों की संख्या उत्तरोत्तर अधिक हो रही है। ऐसी विषमता का परिणाम सबके लिए अहितकर है। राज्य की योजनाओं में ऐसी निश्चित योजना होनी चाहिए
जिससे साहित्य और राजनीति मिलकर निर्माण का कार्य कर सकें। संस्कृति और साहित्य के साथ शिक्षा का अटूट संबंध है। विदेशी शासकों ने हमारे शिक्षालयों को ऐसा कारखाना बना डाला था जिसमें निर्जीव क्लर्क मात्र गढ़े जाते थे। उन्हें अपना शासन यंत्र चलाने के लिए ऐसे ही पुतलों की आवश्यकता थी जिसमें न अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं का ज्ञान होता था, न अपने चरित्र का बल होता था। हम आज भी उसी ढांचे को चला रहे हैं जिसमें मनुष्य को मनुष्यता देने की कोई शक्ति नहीं है। आज भी हमारी शिक्षा का लक्ष्य प्रमाण पत्र देना मात्र है। हम विश्वविद्यालयों के गगनचुंबी भवन, कीमती फर्नीचर और ऊंचे ऊंचे वेतन पाने वाले शिक्षकों को जानते हैं और गांव की उस पाठशाला से भी परिचित हो सकते हैं जहां मेघ से अधिक छप्पर बरसता है। फटाटाट ही धरती की एकमात्र सजावट है और 3-3 मास वेतन न पाने वाले तथा विद्यार्थियों से एक एक मुट्ठी चने मांगकर अपनी क्षुधा शांत करने वाले गुरु हैं। भाव और अभाव की चरम सीमाओं पर स्थित ऐसे विश्वविद्यालयों और ऐसी पाठशालाओं में एक ही समानता मिलेगी और वह है उचित ज्ञान के आदान प्रदान का अभाव, जिसके लिए शिक्षक और विद्यार्थी एकत्र होते हैं और जिसकी सफलता विद्यार्थी को पूर्ण बनाना है। किस विषय का कितना अंश कंठाग्र करा दिया जावे, इसकी हमें चिंता हो सकती है, पर वह कैसे और किन परिस्थितियों में हृदयंगम किया जावे जिससे विद्यार्थी रजिस्टर मात्र न बन जावे, इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। परिणाम स्पष्ट है। जिस व्यावसायिक नियम से हम महंगा प्रमाण पत्र देने का व्यापार करते हैं, उसी से खरीददार वैध अवैध उचित अनुचित किसी भी साधन से सस्ता प्रमाण पत्र चाहता है। इसमें बाधा डालने पर विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों की हत्याएं तक हो चुकी हैं। मारपीट के समाचार तो नित्य ही मिलते रहते हैं। मनुष्य यंत्र नहीं है कि उसके सब कलपुर्जे खोलकर ठीक कर दिए जाएंगे और तेल या ग्रीस डालकर पुनः चालू कर दिया जाएगा। प्रत्येक मनुष्य विशेष परिस्थितियों में विशेष संस्कारों के साथ उत्पन्न होता है। इन परिस्थितियों और संस्कारों में कुछ अनुकूल हो सकते हैं और कुछ प्रतिकूल। शिक्षालय ऐसे कारखाने हैं जहां विषम प्रभावों का संशोधन होता है और सामंजस्य भावना का विस्तार। दूसरे शब्दों में, यहाँ मनुष्य की बुद्धि और हृदय खराद पर चढ़ते हैं और तब नए रूप से समाज के सम्मुख आते हैं। किसी सुंदर स्वप्न, आदर्श या अनुमति को दूसरे को देना सहज नहीं होता। इस आदान प्रदान में देने वाले और पाने वाले में समान रूप से पात्रता होनी चाहिए, जो ज्ञान देने वाले और पाने वाले दोनों को धन्य कर देता है। उसे देने और पाने की परिस्थिति और होती है और वातावरण और होता है। हमारी शिक्षा, चाहे वह प्राथमिक हो चाहे उच्च, उसने मनुष्य की संभावनाओं की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। वह तो केवल नौकरी दिलाने के लिए प्रमाण पत्र देती है और उसे भी नहीं दिला पाती। हमारा विद्यार्थी वर्ग जो घोर अर्थ संकट और सामाजिक कुंठा में पलता है, शिक्षा की समाप्ति पर अपने जीवन की समाप्ति के निकट पहुंच जाता है। इस प्रकार की निराशा और आत्मघाती प्रवृत्तियों से घिरी नवीन पीढ़ी से देश को क्या नया निर्माण मिल सकेगा? यह विचारणीय प्रश्न है। प्रेरणा, स्फूर्ति और ज्ञान की दृष्टि से हमारी शिक्षा में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन चाहिए जो नवीन पीढ़ी को चारित्रिक दृढ़ता और सांस्कृतिक दृष्टि देकर उन्हें इस महान देश के गौरव के अनुरूप सशक्त और उदार मनुष्य बना सके। जीवन की वर्तमान विषमता को दूर करने का जो रसायन हमारे साहित्य में है, उसका शिक्षा में उपयोग न करना भूल होगी। इतिहास बताता है कि जब जब एक देश दूसरे देश से शक्ति के घोष में बोलता है, तब तब एक दास और दूसरा स्वामी हो जाता है, एक विजित और दूसरा विजेता बन जाता है। परंतु जब जब एक देश दूसरे देश से साहित्य के स्वर में बोलता है, तब तब 7 समुद्र का अंतर पार कर उन्नत पर्वतों को लांघ कर उनके हृदय एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुखों से तादात्म्य कर लेते हैं। साहित्य की भूमि पर कालिदास और तुलसीदास जितने हमारे हैं, उतने सारे विश्व के हैं, और शेक्सपियर, गोर्की, टोलेस्टॉय आदि जितने अपने देशों के हैं,
उतने ही हमारे हैं। हम धरती पर दीवारें खड़ी करके उसे बांट सकते हैं, पर उन दीवारों की ऊंचाई से आकाश खंड खंड में नहीं बंट सकता है। हम तौल कर बादलों का बंटवारा नहीं कर सकते, नाप कर किरणों को विभाजित नहीं कर सकते और गिन कर तारों को नहीं ले दे सकते। वे सबके होने के लिए ही प्रत्येक के हैं। इसी प्रकार की एकता साहित्य में मिलती है। यदि आज के विषम जीवन में हम नई पीढ़ी की एकता बनाए रखना चाहते हैं तो हमें शिक्षा में साहित्य और संस्कृति को ऐसा महत्वपूर्ण स्थान देना होगा जिससे विद्यार्थी को मानव एकता और विश्व बंधुता का संकेत प्राप्त हो सके और वह अधिक पूर्ण मनुष्य बन सके। इसके साथ साथ हमें अपनी नवीन पीढ़ी के विधाता साहित्यकारों तथा शिक्षकों को भी उपेक्षणीय स्थिति से मुक्त करना होगा। दोस्तों, ये था महादेवी वर्मा का एक भाषण जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में दिया था, और इस भाषण में उन्होंने साहित्य, संस्कृति और शिक्षा के सवालों पर बात करते हुए शासन सत्ताओं का ध्यान आकृष्ट किया है कि मनुष्य के निर्माण में ये कितना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक गुलामी से छुटकारा पाने के बाद मानसिक और सांस्कृतिक दास्ता से छुटकारा पाने का यही एक विश्वसनीय सूत्र है। महादेवी वर्मा ने शिक्षा के ढांचों पर, शिक्षा के स्वरूप पर, शिक्षा के चरित्र पर और शिक्षा के लक्ष्यों पर सारगर्भित टिप्पणी प्रस्तुत की है, जो आज भी हमारे नीति निर्माताओं के लिए, शासकों के लिए, शिक्षकों के लिए एक मशाल का काम करती है। दोस्तों, जब हमारे ज्ञान के स्रोतों और संस्थाओं में साम्राज्यवादी विचार इस कदर हावी हो रहे हैं, उस समय पर महादेवी वर्मा के ये विचार हमें उस परंपरा की याद दिलवाते हैं, उस विरासत की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीदों ने अपनी मानसिक दास्ता से छुटकारा पाने के लिए कुर्बानियाँ दी थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।